Good morning everyone. Today I am here to discuss with you some remaining topics of our chapter Manufacturing Industries. We had already discussed about some industries which are dependent for their raw material on agricultural sector. So out of those areas, one more industry is there, that is sugar industry. So this is our first topic. Then after that we will discuss about mineral based industries which include iron and steel industry, which is the most important industry because on this industry all other industries are dependent. After that we will discuss about the automobile industry, which is related with the manufacturing of vehicles, which are very much important for transporting goods, services, or we can say passengers also. So these three topics are we are discussing today. So let us start with our first topic, that is sugar industry. So the first point relates with the Indian ranking. Actually the position of India in producing sugar is second. मीन्स अगर हम इंडिया की बात करें कि शुगर का प्रोडक्शन इंडिया में कितना हो रहा है, तो एज अ वर्ल्ड प्रोड्यूसर इंडिया की जो पोजीशन है वो पूरे वर्ल्ड में सेकंड लेवल पे आती है. इंडिया स्टैंड्स सेकंड एज अ वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर. बट गुड़ एंड खांडसरी, जिसे हम जैगरी बोलते हैं, और खांडसरी जो होती है उसके प्रोडक्शन में इंडिया जो है वो फर्स्ट रैंकिंग में आता है. मीन्स शुगर का प्रोडक्शन हमारा सेकंड रैंक का पोर्शन है, बट जो फर्स्ट प्लेस है हमारा वो किन एरियाज में, गुड़ एंड खांडसरी. गुड़ को ही हम जैगरी बोलते हैं. एक चैप्टर हमने डिस्कस किया था 9th क्लास, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, उसमें आपने ये वर्ड देखा था. सो इस केस में इंडिया की फर्स्ट रैंकिंग है. इंडस्ट्रीज के केसेस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही होंगे जो आपको लर्न करने हैं या उनके नोट्स प्रिपेयर करने हैं. तो कंप्लीट पैराग्राफ्स को आप नहीं लर्न करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं सभी मेंशन कर रही हूँ और एक्सप्लेन भी, तो आप उन्हीं को इजीली यहाँ से लर्न भी कर सकते हैं और एज इट इज आप उन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर लें. सो गुड़ एंड खांडसरी फर्स्ट रैंकिंग है इंडिया की. अब हम रॉ मटेरियल की बात करते हैं जो इन इंडस्ट्रीज में जनरली यूज किया जाता है. सो द रॉ मटेरियल used in these industries is bulky. जो भी रॉ मटेरियल इन इंडस्ट्रीज में यूज होता है वो बहुत ही ज्यादा बल्की होता है. मीन्स इकट्ठा आप उसे परचेज करके आते हैं, बल्क में आप उन चीजों को परचेज करते हैं. एंड इन हॉलेज, हॉलेज मीन्स ये वर्ड आपकी बुक में गिवन है. हॉलेज का मीनिंग होता है जब कमर्शियली चीज़ों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है. मीन्स बिजनेस पर्पज से आप एक एरिया से दूसरे एरिया में गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हो, दैट टर्म इज नोन एज हॉलेज. तो जिस टाइम पे इस रॉ मटेरियल को, शुगर के लिए क्या यूज करते हैं एज ए रॉ मटेरियल, शुगर केन, वो हमें कहाँ से मिल रही है, एग्रीकल्चर से. इसीलिए शुगर इंडस्ट्री भी कौन सी इंडस्ट्रीज में आती है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का पार्ट है. सो ये जो रॉ मटेरियल्स बल्की हैं और जैसे ही आप उन्हें ट्रांसपोर्ट करते हो तो उसका जो सुक्रोज कंटेंट है, जो उसका सुक्रोज कंटेंट है वो रिड्यूस हो जाता है. सुक्रोज कंटेंट मींस जो उसके अंदर जो स्वीटनेस है, जो मिठास होती है, जितना ज़्यादा वो ट्रांसपोर्ट के टाइम पीरियड में रहेगा, जितना वो टाइम बढ़ता जाएगा, उतना ही ज़्यादा शुगर केन का जो सुक्रोज कंटेंट है वो रिड्यूस हो जाएगा. सो एक क्वेश्चन अराइज होता है इसके बाद कि वेयर शुड द मिल्स बी आइडियली लोकेटेड. तो फिर अगर इतनी इश्यूज हैं कि अगर सुक्रोज ही रिड्यूस हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली शुगर कम प्रोड्यूस हो पाएगी, गुड़ खांडसरी का जो टेस्ट है वो अलग हो जाएगा. तो इसीलिए फिर अभी क्वेश्चन क्या अराइज होगा कि फिर कौन सी लोकेशंस ऐसी हैं जहाँ पे शुगर इंडस्ट्रीज को लोकेट करना चाहिए. मीन्स आइडियल लोकेशन कौन सी है. जनरली हम बहुत सारी चीज़ों को सम अप करते हैं टू फाइनलाइज एनी लोकेशन फॉर द इंडस्ट्री. एक टॉपिक हमने डिस्कस किया था इंडस्ट्रियल लोकेशन, जब इस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था. सो इंडस्ट्रियल लोकेशन के अकॉर्डिंग
जहाँ पे ये इंडस्ट्री सेटअप हो, लेबर अवेलेबल हो, चीप लेबर, और बल्क में लेबर की रिक्वायरमेंट इसमें रहती है। इसके बाद आपके पास रॉ मटेरियल इजीली अराउंड द एरियाज अवेलेबल होना चाहिए, मार्केट आपके पास अवेलेबल हो ताकि ये जो इशू है सुक्रोज कंटेंट वाला ये क्रिएट ना हो। प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क होना चाहिए ताकि स्पीडली आप चीज़ों को हार्वेस्टिंग के बाद टाइमली मिल्स तक पहुंचा सकें। तो उन सब चीज़ों पे ये डिपेंड करेगा कि ये इंडस्ट्रीज को कहाँ सेटअप किया जाए। तो अगर हम 2010 एंड 11 के डेटाज की बात करते हैं तो 2011-10 के अकॉर्डिंग देयर आर अराउंड 662 शुगर मिल्स इन इंडिया। अराउंड 662 शुगर मिल्स थी इंडिया में। दीज आर इन यूपी, बिहार, सम एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा, यूपी एंड ऑल्सो इन कर्नाटक, तमिलनाडु। ये कुछ एरियाज थे, स्टेट्स थे जहाँ पे बहुत सी शुगर मिल्स जो है वो सेटअप या एस्टेब्लिश हो चुकी थी। बट मेनली आउट ऑफ दिस 662 the 60% of mills are in Bihar and UP. 662 शुगर मिल्स जो हैं इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स को कवर करती हैं, बट आउट ऑफ दिस टोटल नंबर ऑफ शुगर मिल्स अराउंड 60% आर इन बिहार एंड यूपी, वो इन 2 स्टेट्स में है। Now what is the reason that in these 2 states maximum number of sugar mills are there? Because cheap labor is easily available and abundant labor is also there, means number of people, unemployed people are there. After that, Bihar and UP are the areas where sugar cane is also produced in a large quantity. बहुत सारा शुगर केन इन एरियाज में प्रोड्यूस भी किया जाता है। इट मीन्स रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है, नेटवर्किंग प्रॉब्लम नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत प्रॉपर है। ये भी एक रीजन है कि उन एरियाज में ज़्यादा मिल्स अवेलेबल हैं। नाउ अगर हम डेटाज लेते हैं रीसेंट ईयर्स के, इन रीसेंट ईयर्स मीन्स हम करंट की अगर बात करते हैं अभी की, तो जो मिल्स हैं, मिल्स जो है वो शिफ्ट हो चुके हैं एंड ऑल्सो कंसंट्रेट हो चुके हैं दूसरे डिफरेंट एरियाज में। अब सिर्फ लिमिटेड एरियाज में मिल्स नहीं है, मिल्स आर ऑल्सो शिफ्टेड एंड कंसंट्रेटेड ऑन विच एरियाज, मेनली ऑन सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स। जो स्टेट्स आपके वेस्टर्न और सदर्न पार्ट में हैं उनमें मिल्स ज़्यादा शिफ्ट हो रही हैं। इसमें मेनली अगर हम एक स्टेट का नेम लें जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मिल्स हैं, जो रिसेंट ईयर्स का पार्ट है वहाँ पे, तो महाराष्ट्र जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल्स हैं, शुगर मिल्स। सो इस तरीके से जो रिसेंट ईयर का डेटा है, अभी मिल्स लिमिटेड एरियाज में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, वो शिफ्ट हो रही हैं और डिफरेंट एरियाज को कवर भी कर रही हैं। सो द केन the main reason why mills shifted in these areas is that the cane produced here यहाँ पे जो भी शुगर केन आप प्रोड्यूस करते हैं उसमें सुक्रोज कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। इट मीन्स उसकी स्वीटनेस बहुत ज़्यादा होती है। सो इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा इन चीज़ों को शुगर केन को ग्रो किया जा रहा है। केन प्रोड्यूस्ड हेयर हैज अ मैक्सिमम सुक्रोज कंटेंट। So this is the main reason why mills are shifted to these areas. With this portion that sugarcane is betterly produced in these areas, one more point is there that the cooler climate, बिकॉज सदर्न पार्ट्स में हम सभी को पता है रेनफॉल जनरली होती रहती है, तो क्लाइमेट आपका ये इंश्योर करता है कि जो क्रशिंग सीजन है वो बहुत लॉन्गर रहेगा, तो वर्क के लिए बहुत बेटर है। इसीलिए ये जो एरिया है ये क्रशिंग सीजन के लिए भी बेटर होता है। ये भी एक रीज़न है कि यहाँ पे ज़्यादा मिल्स को सेटअप किया जा रहा है। सेकेंडली, ये 2 पॉइंट्स मेन इंपॉर्टेंट एरियाज हो गए जिसकी वजह से मिल्स शिफ्ट हुई हैं। इसके साथ साथ इन स्टेट में जो कोऑपरेटिव्स हैं वो बहुत ही सक्सेसफुली वर्क कर रहे हैं।
और जब कोऑपरेटिव सक्सेसफुली वर्क कर रहे हैं इट मीन्स वो एरिया ज़्यादा बेटर इन तरह की मिल्स को हैंडल कर सकते हैं। गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, सो ईजी हो जाता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल के लिए उसमें एंगेज हो जाना। तो ये कोऑपरेटिव्स का सक्सेसफुल होना भी एक रीज़न है कि इन एरियाज में ज़्यादा मिल्स को शिफ्ट किया जा रहा है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द मेजर चैलेंजेस। कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो ये इंडस्ट्रीज फेस कर रही हैं। द मेजर चैलेंजेस। अब ये जितने भी चैलेंजेस हैं इसमें सबसे फर्स्ट चैलेंज आता है कि ये इंडस्ट्री सीजनल है नेचर में। और जब भी कोई इंडस्ट्री सीजनल रहती है इट मीन्स जो 12 मंथ्स का टाइम पीरियड है कंप्लीट टाइम पीरियड में वो वर्किंग नहीं होगी। कुछ ना कुछ ऐसा टाइम पीरियड जरूर होगा जब उनके पास कोई वर्क नहीं है। सो ये चैलेंज हो गया जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, प्रॉफिट्स बहुत ही कम हो जाते हैं, सैलरीज डिक्रीज हो सकती हैं। तो इस तरह के इश्यूज सीजनल होने की वजह से यहाँ पे कंटिन्यू होते हैं। सेकेंड रीजन, ओल्ड एंड inefficient methods or we can say techniques are used। आज भी इन्हीं एरियाज में प्रोडक्शन के लिए इनएफिशिएंट मेथड्स को या टेक्निक्स को यूज किया जाता है। सो ये भी एक रीज़न है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ ज़्यादा क्रिएट होती हैं और जो मैक्सिमम प्रोडक्शन हम ले सकते हैं उतना प्रोडक्शन हम नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि आपकी टेक्निक्स जो हैं वो ओल्ड हैं। इसके बाद थर्ड प्रॉब्लम आती है ट्रांसपोर्ट डिले। मीन्स जो केन टाइमली जब पहुंचना चाहिए उसमें ट्रांसपोर्टेशन की वजह से भी डिले हो जाता है और जैसे ही डिले होगा तो सुक्रोज क्या हो जाएगा, जो अभी हमने डिस्कस किया, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ये इस तरह के इश्यूज जो हैं ये शुगर इंडस्ट्रीज को ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं। एक और चैलेंज इसमें आता है जब आप शुगर केन का यूज़ कर लेते हो, मीन्स जो शुगर केन है जब केन का यूज़ करके आप सुक्रोज को सेपरेट कर लेते हैं, हम स्वीटनेस को निकाल लेते हैं, उसमें से कुछ भी आप उससे प्रोड्यूस कर देते हो, शुगर बना लिया आपने, गुड़, खंड से जो भी आपने प्रोड्यूस किया, उसके बाद जो बच जाता है दैट इज नॉन एज बैगेस। अब उसका भी तो यूज़ होना चाहिए ना, अदरवाइज वो इतना सारा जो बैगेस है उसे मैनेज कैसे किया जाएगा। सो इसीलिए उसकी भी एक नीड है। सो देयर इज अ नीड टू मैक्सिमाइज need to maximize the use of बैगेज। अब जितना भी बैगेज निकलता है उस सभी को यूज करना या उसके लिए प्रॉपर सिस्टम सेटअप करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो इसीलिए ये जो चीज़ें हैं अगर इनको मेंटेन कर लिया जाए या इनके ऊपर वर्क किया जाए तो ऑटोमेटिकली शुगर इंडस्ट्रीज ज़्यादा बेटर प्रोडक्शन कर सकती हैं, वो पॉसिबल है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड विद द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। Now first point is completed. Here is the second point, mineral based industries. मीनिंग इज ऑलरेडी क्लियर विद द नेम, आपको क्लियर हो रहा होगा कि क्या मीनिंग है। द इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल्स, इट मीन्स जो भी इंडस्ट्रीज मिनरल्स का या फिर मेटल्स का यूज करती हैं एज रॉ मटेरियल्स are known as mineral based
इंडस्ट्रीज। उन इंडस्ट्रीज को हम क्या बोलते हैं? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज बोलते हैं। सो सबसे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में इंक्लूड होती है दैट इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, and this industry is also known as basic industry. Now what is the reason that we are naming it as a basic industry? Because all the other industries, heavy industries, medium industries, or we can say small industries or the light industries, ये सभी industries आयरन स्टील पे डिपेंडेंट है। बिकॉज कोई भी मशीनरी, कोई भी वर्क होगा तो उसमें आयरन स्टील की रिक्वायरमेंट होगी, इसीलिए इस इंडस्ट्रीज को हम क्या बोलते हैं? बेसिक इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज व्हिच प्रोवाइड मटेरियल फॉर फर्दर प्रोडक्शन टू अदर इंडस्ट्रीज। सो इसीलिए इसके बेसिस पे बाकी सब डिपेंडेंट है, तो ये कौन सी इंडस्ट्री हो जाएगी? दिस इज बेसिक इंडस्ट्री। नाउ व्हाट इज द मेन रोल हियर ऑफ स्टील? अब हम जितना इम्पोर्टेंस हम शो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या क्या यूजेस हैं इन इंडस्ट्रीज के। बेसिकली जो हमारा स्टील है वो आपकी इंजीनियरिंग गुड्स में यूज होता है, मीन्स जितनी भी मशीनरीज आप बनाते हैं उन सभी में हम स्टील का यूज करते हैं। उसके बाद ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल में आता है, जो भी बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड्स कुछ भी आप बना रहे हैं तो जो भी आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसका भी ये रोल प्ले करता है, इसके बिना आप उस काम को कंप्लीट नहीं कर सकते। इसके बाद डिफेंस का है, कुछ भी मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह जो हम बनाते हैं उन सब चीज़ों में भी हम इसका यूज़ करते हैं। टेलीफोनिक, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। इट मीन्स बेसिकली हम हर चीज़ में कहीं ना कहीं स्टील का यूज़ करते हैं। दैट्स वाई वी आर कॉलिंग दिस इंडस्ट्री एज बेसिक इंडस्ट्री। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि आप कहाँ कहाँ स्टील को यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट कोई भी कंट्री जो स्टील या आयरन का प्रोडक्शन और कंजप्शन मैक्सिमम करती है वो डायरेक्टली एक इंडिकेशन है उस नेशन के डेवलपमेंट का। बिकॉज आयरन स्टील का ज़्यादा यूज होने का मीनिंग क्या है कि नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इंक्रीज हो रही है, एंड इफ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज आर इंक्रीज सो ऑटोमेटिकली जीडीपी ग्रोथ इज देयर, and with the GDP growth national income is connected and automatically per capita income increased. So it means जितना ज़्यादा आप कंजप्शन करते हो, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करते हो, इससे ये क्लियर होता है कि आपका नेशन उतना ही ज़्यादा बेटरमेंट की तरफ जा रहा है, मीन्स वो डेवलप हो रहा है। सो किन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपका प्रोडक्शन एंड कंजप्शन पे। जितना ज़्यादा आपने प्रोड्यूस किया, जितना ज़्यादा आपने उसको कंज्यूम किया, वो एक इंडेक्स है। किस चीज़ का इंडेक्स है वो? इंडेक्स ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। इंडिकेटर है, साइन है कि आपका नेशन डेवलप हो रहा है। सो इस वे में जो इंडिया है वो भी कंटिन्यूसली इसका यूज भी इंक्रीज कर रहा है, बिकॉज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इंडिया में बढ़ती जा रही हैं, तो उसके साथ साथ हम प्रोडक्शन भी ज़्यादा कर रहे हैं और हम कंजप्शन को भी इंक्रीज कर पा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर हैवी इंडस्ट्रीज। ये कौन सी इंडस्ट्रीज का पार्ट है? हैवी इंडस्ट्रीज का पार्ट है। क्या रीजन है कि इंडस्ट्रीज को हम हैवी इंडस्ट्रीज बोलते हैं? बिकॉज यहाँ पे जो भी रॉ मटेरियल आप यूज करते हो, जो भी फिनिश्ड गुड आप यूज करते हो, वो सभी हैवी होती हैं, बल्कि होती हैं, और इसीलिए इन इंडस्ट्रीज को हम हैवी इंडस्ट्रीज बोल देते हैं। जो यूज किया गया वो भी, और जो बना दिया गया मीन्स फिनिश्ड जो आपने कन्वर्ट कर दिया वो भी, दोनों ही हैवी हैं, इसीलिए ये इंडस्ट्रीज हैवी इंडस्ट्रीज का पार्ट है। नाउ अ क्वेश्चन अराइजेस दैट वेयर शुड द स्टील प्लांट्स बी आइडियली लोकेटेड। सो जितनी इंपॉर्टेंस हमने अभी देखी उसके अकॉर्डिंग कौन से एरियाज बेस्ट हैं जहां पे आप मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं आयरन एंड स्टील का, या उनका यूज आप कर सकते हैं।
सो द आंसर इज सेम। जिन एरियाज में आपको चीप लेबर अवेलेबल हो प्लस आपको रॉ मटेरियल इजीली मिल जाए, आफ्टर दैट मार्केट आपके पास अवेलेबल हो प्लस आपको ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क प्रॉपर हो, वही सेम चीजें होंगी जिनके बेस पे डिपेंड करेगा कि कोई भी इंडस्ट्री कहाँ पे सेटअप होनी चाहिए। तो ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनके बेस पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि इंडस्ट्रियल एरियाज में लोकेट हों या ना हो, मीन्स वो आइडल लोकेशंस हैं या नहीं है, डिपेंड्स ऑन दीज डिफरेंट फैक्टर्स। नाउ अकॉर्डिंग टू द डेटाज ऑफ 2010 and 11, with around 72.2 million tons, this is the production in those years of steel. It means इंडिया ने उस टाइम पे कितना प्रोडक्शन किया स्टील का, 72.2 million tons, and with this India ranked 4th in the world। 4th रैंकिंग हमारी थी इस प्रोडक्शन के साथ इन 2010 and 11। और ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्टील की, दिस इज क्रूड स्टील। जैसे क्रूड ऑयल होता है ना, उसके बाद हम सेपरेट करते हैं यूजेस के अकॉर्डिंग, क्वालिटी के अकॉर्डिंग, सेम वही चीज स्टील में भी होती है। तो क्रूड स्टील का जो प्रोडक्शन है इंडिया ने 4th रैंक था इंडिया का अराउंड 2010-11 में, जब उसने 72.2 मिलियन टन्स को प्रोड्यूस किया था। आफ्टर दैट इन स्पंज आयरन इंडिया रैंक्ड फर्स्ट, मीन्स इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ sponge iron. Now what is the meaning of sponge iron? When oxygen is removed from iron ore, जब आयरन ओर से ऑक्सीजन को निकाल दिया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्पंज आयरन। और यही आयरन स्टील को बनाने का एक दूसरा वे है जिसे यूज किया जाता है। एक तरीके से इसकी हेल्प से भी हम क्या करते हैं, स्टील को प्रोड्यूस करते हैं, उसे बना सकते हैं। दिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्टील। ये एक सेकेंड वे है स्टील को प्रोड्यूस करने का। सो ये कुछ डेटाज हैं जो हमारे पास गिवन है, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया की रैंकिंग हमें दी हुई है। नाउ द पॉइंट इज रिलेटेड विद, नेक्स्ट पॉइंट इज विद पब्लिक एंटरप्राइजेस व्हिच आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट। तो जितने भी एंटरप्राइजेस हैं जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, मोस्ट ऑफ the public sector undertakings, public sector undertakings means government companies या industries जिसपे operations भी government कर रही है, investment भी government का है, profits भी government के हैं, means overall जो role है वो सिर्फ government ही play कर रही है। Those industries are known as public sector undertakings or industries. So these undertakings market their steel means मार्केट में अपने स्टील को सेल करने के लिए किसकी हेल्प ये लेती हैं, थ्रू सेल। दिस इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो जितनी भी हमारे पास इंडस्ट्रीज हैं जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जितनी भी, वो सभी इसकी हेल्प लेती हैं। ये आपका 1 मार्क्स में आ सकता है इन एमसीक्यूज, तो ये आपको लर्न करना है। ये गवर्नमेंट जितने भी डिपेंडेंट है अपने स्टील के लिए मार्केट करने के लिए, उसको कम्प्लीटली वो सेल पे डिपेंडेंट है। ना अकॉर्डिंग टू 1950s अगर हम डेटास को चेक करते हैं तो इंडिया और चाइना दोनों सेम लेवल का स्टील प्रोड्यूस कर रहे थे। इट मींस सेम क्वांटिटी का स्टील जो है वो प्रोड्यूस हो रहा था दोनों ही कंट्रीज में। बट अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो चाइना जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और प्रेजेंटली वो लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। इट मींस ऑटोमेटिकली ये साइन है, इंडिकेशन है कि चाइना इंडस्ट्रीज में
ज़्यादा डेवलप हो गया इन कंपैरिजन टू इंडिया. सो प्रेजेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर प्लस कंज्यूमर ऑफ स्टील. वो दोनों ही केसेस में हमसे आगे है. बट अगर हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो इन 2004 अकॉर्डिंग टू द डेटाज इंडिया वाज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्टील. इंडिया जो है वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था 2004 में. सो ये कुछ डेटाज हैं जो क्लियर करते हैं कि क्या पोजीशन थी इंडिया की, प्रेजेंटली हम किस पोजीशन पे हैं, एक्सपोर्ट में किस पोजीशन पे है, प्रोडक्शन में किस पोजीशन पे हैं. तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको ये शो करती हैं कि हमारे जो करंट डेटाज हैं वो क्या चीज़ें हमें दिखा रहे हैं, मीन्स क्या सिचुएशन है इंडिया में आयरन स्टील इंडस्ट्रीज की. Now the next point is the main concentration or the reason where maximum industries of iron and steel are established. That reason is Chota Nagpur region. Chota Nagpur region has the maximum concentration. Actually, this is a plateau. Chota Nagpur plateau region, we can say, has the maximum concentration. Has the maximum concentration of iron and steel industries. So relate the area with the factors which are required for establishing any company on any location. क्या reasons हो सकते हैं जिसकी वजह से ये जो छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन है सबसे मैक्सिमम कंसंट्रेशन रखता है इंडस्ट्रीज का. द मेन रीजन इज लो कॉस्ट ऑफ आयरन. आयरन मीन्स जो आपका वहां पे आयरन और जो आपका है जो आपका रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट कम है. आफ्टर दैट सेकेंड पॉइंट इज हाई ग्रेड रॉ मटेरियल इज अवेलेबल बिकॉज जिन एरियाज में आयरन और एक्सट्रैक्ट किया जाता है वहां पे उसकी क्वालिटीज भी डिफरेंशिएट हो जाती हैं. तो छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में हाई ग्रेड रॉ मटेरियल्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं जिसमें आपका हेमेटाइट मैक्सिमम होता है. चीप लेबर इज अवेलेबल. एरियाज में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है इसीलिए अबंडेंट और चीप लेबर आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है. इसके साथ साथ एक बहुत बेस्ट मार्केट भी नियर बाय एरियाज में अवेलेबल है. सो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में मैक्सिमम आयरन स्टील इंडस्ट्रीज को सेटअप किया गया है. अब इतने सारे पॉइंट्स के बाद हमें ये क्लियर हो गया दैट इंडिया is on very important position for producing iron and steel. But after that also there are some problems that India is not able to perform to our full potential. So what are the reason? क्या reasons है कि आज भी हम अपना पूरा potential use करके production नहीं कर पा रहे हैं? ऐसी कौन सी problems India face कर रहा है? So the reason for that is the first point, the high cost and the limited availability. High cost and the limited availability of cooking coal. सबसे पहले कोस्ट ज़्यादा होना जो यहाँ पे यूज़ हो रही है आयरन स्टील इंडस्ट्रीज में कुकिंग कोल उसका, और साथ में लिमिटेड अवेलेबिलिटी. तो दोनों ही चीज़ें एक तरीके से प्रोडक्शन को डिक्रीज करती हैं. यह एक नेगेटिव फैक्टर है कि इंडिया compete नहीं कर पा रहा है और चाइना से पीछे हो चुका है. द सेकेंड रीजन इज लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर. What is the meaning of productivity? Per person working capacity.
कैपेसिटी, मीन्स एक पर्सन कितना वर्क कर रहा है, उसकी क्या कैपेसिटी है। तो अगर पर पर्सन कैपेसिटी कम होती जाएगी तो ऑटोमेटिकली ओवरऑल प्रोडक्शन पे इफेक्ट होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। सो दैट इज द सेकंड रीजन दैट इन इंडिया देयर इज लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। लेबर जो वर्क कर रही है वो भी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी अपना नहीं दे पा रही है। अब इसके साथ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैक्सिमम एरियाज में एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, दैट इज इररेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी। एनर्जी या पावर सप्लाई के बिना आप काम को प्रॉपरली नहीं कर सकते, और बेसिकली हैवी इंडस्ट्रीज तो लार्जली डिपेंडेंट होती हैं इन चीज़ों पे। सो इररेगुलर सप्लाई भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से प्रोडक्शन जो है उस पर इफेक्ट आता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स नियर बाय एरियाज का जो डेवलपमेंट है, जो बेसिक फैसिलिटीज हैं, रोड नेटवर्क है, ब्रिजेस हैं, उन सब चीज़ों का प्रॉपर डेवलप ना होना। सो दीज आर सम रीजन दैट वाई is India not able to perform our full potential largely because of these main areas which are not focused properly by the government. बहुत सारे reasons हैं इसकी वजह से ऐसी problems create हो रही हैं, और इंडिया जो है वो लैग कर रहा है कुछ चीज़ों में, इसीलिए चाइना हमसे आगे जा चुका है, वो हमें पीछे छोड़ गया है इन चीज़ों में। और ये सिचुएशंस जो हैं इनकी वजह से इंडिया में एक ऐसा सिस्टम क्रिएट हो गया है कि देयर इज ऑल्सो अ नीड टू इम्पोर्ट स्टील, जबकि इंडिया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर है स्टील का मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में भी, बट उसके बाद भी हमें स्टील को इम्पोर्ट करना पड़ता है। सो अगर हम बेसिकली देखते हैं तो डोमेस्टिक डिमांड पूरा करने के लिए हमारे पास स्टील का प्रोडक्शन प्रॉपर है, बट फिर भी हमें हाई क्वालिटी का जो स्टील है उसे इम्पोर्ट करना होता है अपनी इंडस्ट्रीज को फीड करवाने के लिए। अब ये 2 टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज का फर्स्ट पॉइंट, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज एंड शुगर इंडस्ट्रीज। आफ्टर आफ्टर आयरन स्टील इंडस्ट्रीज इन योर बुक देयर इज अ टॉपिक रिलेटेड टू एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। From aluminium smelting to the topic cement industry. This is not in our syllabus now according to CBSE guidance. ये हमें नहीं करना है। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग से लेकर सीमेंट इंडस्ट्री तक का पोर्शन आपके सिलेबस में नहीं होगा, एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा। सो इसके बाद आपके पास अपना थर्ड टॉपिक आ जाता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। ये मैं रब कर देती हूँ, यहीं से इसको स्टार्ट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड विद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। जनरली इसके बारे में हम सब सुनते रहते हैं, सो सभी को पता है दैट दिस इंडस्ट्री प्रोवाइड्स अस व्हीकल्स। सो where we can use these vehicles? These vehicles are used for quick transport of goods, services and also for passengers. So this industry provides vehicles for किस चीज के लिए ये वर्क करती है? For quick transport. For quick transport of goods, services and passengers. इन तीनों ही चीज़ों में ये हमें हेल्प करती है ताकि इन चीज़ों को टाइमली डिफरेंट एरियाज में हम पहुंचा सकें। Now the vehicles which are manufactured here in India, we can say there are many centers in different states which are manufacturing the vehicles, 2 or 3 wheelers also, and passenger cars, commercial vehicles. It means these vehicles are manufactured in India at various centers
इट मीन्स कोई लिमिटेड एरियाज नहीं है जहाँ पे इनका प्रोडक्शन हो रहा है, वेरियस सेंटर्स हैं ऑल ओवर द इंडिया जहाँ पे ये प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब क्या रीजन है कि मैक्सिमम सेंटर्स में ये प्रोड्यूस किए जा रहे हैं? ऑटोमेटिकली जब डिमांड क्रिएट होती है तभी हम ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। अब डिमांड इंडिया में कब से क्रिएट हुई? आफ्टर लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मीनिंग क्या है? लिबरल मीन्स फ्री, फ्री फ्रॉम एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शंस। जो भी रिस्ट्रिक्शंस बाउंडेशंस गवर्नमेंट ने लगाई हुई थी आफ्टर दिस पॉलिसी जो 1991 में आई थी, LPG पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, और also we can see the economic policy of 1991. After that some changes are there in our economy and the main changes that all the restrictions are abolished or finished, उन्हें हटा दिया गया था। So liberalization के बाद जो डिमांड है व्हीकल्स की वो इंक्रीज हुई डिफरेंट एरियाज में, और डिमांड के इंक्रीज होने से क्या चीज़ रिलेट करती है आपकी? ग्रोथ रिलेट करती है। सो ऑटोमेटिकली डिमांड के इंक्रीज होने से हेल्दी ग्रोथ जो है इस इंडस्ट्री की वो स्टार्ट हुई। हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं। सो लिबरलाइजेशन से डिमांड क्रिएट हुई और डिमांड के साथ साथ इस एरिया की या जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं इनकी प्रोडक्शन जो ग्रोथ जो है वो हेल्दी वे में मीन्स कंटिन्यूसली इंक्रीज होती चलेगी। जितनी ज़्यादा डिमांड क्रिएट होगी उतना ही ज़्यादा उन चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाएगा। बिकॉज प्रोडक्शन इसलिए कम नहीं होता है कि आपके पास उन चीज़ों को प्रोड्यूस करने के इनपुट्स नहीं है या मशीन्स नहीं है, बट प्रोडक्शन कब कम होता है? जब आपके पास डिमांड कम होती है। सो डिमांड जैसे ही क्रिएट होगी तो ऑटोमेटिकली प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे? ज़्यादा प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे। सो इसीलिए ये जो इंडस्ट्रीज हैं इन्होंने लास्ट 15 ईयर्स में, और वी कैन से लेस देन लास्ट 15 ईयर्स, एक क्वांटम जंप देखा है प्रोडक्शन में। इट मीन्स 4 गुना ज्यादा, 4 टाइम्स। लास्ट 15 ईयर्स में इतना प्रोडक्शन हुआ है, इतनी डिमांड क्रिएट हुई है कि लास्ट 15 ईयर्स में क्वांटम जंप हुआ है इस एरिया में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में। अब ये जंप क्यों हो पाया? इसके लिए FDI सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ FDI? FDI is foreign direct investments. Foreign direct investments, इसे हम FDI बोलते हैं। जब कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में आके इन्वेस्ट करेगी अपनी मनी को, तो वो न्यू टेक्नोलॉजीज भी लेकर आएंगे, तो ऑटोमेटिकली जहाँ पे भी उन्होंने इन्वेस्ट किया प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। सो FDIs जो हैं वो न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ इंडिया में आई, और उसी लिए ये पॉसिबल हो पाया कि इंडिया में जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। नाउ प्रेजेंटली अगर हम बात करते हैं आफ्टर दीज FDIs, सो जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग अराउंड 5 जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो पैसेंजर कार्स को बना रहे हैं। मैन्युफैक्चर फर्म्स हैं यहाँ पे बिग लेवल पे, लार्ज लेवल पे जो वर्किंग है। देन आफ्टर दैट 9 है जो कमर्शियल व्हीकल्स को बना रही हैं, और इसके बाद 14 है जो 2 और 3 व्हीलर्स को बना रहे हैं। इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं जहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता है। दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, बेंगलोर, ये बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे इन्हें प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये सभी जो एरियाज हैं वो सेंटर्स हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की मैन्युफैक्चरिंग के। सो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है जिसमें आपने डिस्कस किया उन चीज़ों को जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रिलेट करती हैं शुगर इंडस्ट्रीज से, आयरन स्टील से और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज से।